हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो संस्थाएं होती हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, उनका कामकाज कि इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, तो सिविक्स का चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले के 3 चैप्टर जो है उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो इसका ओवरव्यू देखेंगे पहले। तो देखो, 3 इंस्टीट्यूशन है जो इसमें मेन दिखाए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो लेकिन यहाँ पर इन तीनों का जो कामकाज देखेंगे किस तरीके से होता है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो जुडिशरी जो होते हैं वो हमारे न्याय संबंधित कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओवरव्यू इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, क्योंकि हम चैप्टर तो पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आता है टॉपिक, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिज़ाइन टेकन। कि जैसे मान लीजिए कि कोई मेजर पॉलिसी डिज़ाइन ही है, सॉरी डिसीजन है ये। ठीक है, तो जैसे हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना है, जो बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े निर्णय पास किए जाते हैं, कि डिसीजन लिए जाते हैं, वो कौन लेता है, वो ऑर्डर कहाँ से आते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि भाई ये काम करना है, ये कानून पारित होना चाहिए, तो वो कहाँ से आता है, कौन लेता है उसको, कौन उसको पारित करता है, वो जनता पर कैसे लागू किए जाते हैं। तो यही है ये। तो फर्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर। ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। ठीक है, 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। इसको जो कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम। Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 360 12 3190 EST SCT। जो भी कुछ है ना ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो जैसे पता भी लगा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड में होगा, अभी भी जितना होगा ये सब होते हैं फाइलों में दर्ज। जो ये ऑर्डर आया था, तो डेटेड 13/8/1990 द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट के कोई सेक्रेटरी हैं, उनके पास ये आया ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको बोला गया द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल। ठीक है, पब्लिक ग्रीवनेस एंड पेंशन साइन द ऑर्डर। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास ये आया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में जो बहुत मंत्रालय होता है ना, तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही संस्था ने भाई लेटर इशू किया, ऑर्डर दिया और ऑर्डर पारित हो गया। तो नहीं, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं इस ऑर्डर को पास कराते हैं। जैसे कहीं से ये निर्णय कहीं पर लिया गया कि हमें ये कानून बनाना है, फिर ये किसी और के पास गया, कि वहाँ से फिर किसी और के पास गया, फिर ये जॉइंट सेक्रेटरी के पास आया ऑफिस में, जहाँ से ये ऑर्डर उठा, और उसके बाद उनके साइन हुए, फिर ये जनता को दिखाया गया, जनता तक पहुँचा कि भाई ऐसे ऐसे ये पास होना है। तो चलिए देख लेंगे डिटेल में। तो इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, ये बहुत छोटा था, barely 1 पेज। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। ये बिल्कुल बहुत छोटा सा है, जैसे कि आप लोग स्कूल में सर्कुलर देखते हो कोई नोटिस का, उतना ही था ये। द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स। गवर्नमेंट जो है इस तरीके के कम से कम 100 जो है जो ऑर्डर है इशूज़ करती है डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये जो ऑर्डर पारित हुआ था ये बहुत महत्वपूर्ण था, और इस पर ना कई सालों तक कंट्रोवर्सी भी चलती रही। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपेंड लेटर। आइए देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया और कैसे ये डिसीजन लिया गया, और उसके बाद में क्या हुआ, उस पर जनता का क्या प्रभाव पड़ा, जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको देखेंगे अब हम। ओके, चलिए देखते हैं। द ऑर्डर, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। ये जो ऑर्डर था ये पॉलिसी डिसीजन के तहत लिया गया, एक अनाउंसमेंट किया गया। इट सेड दैट, इसमें कहा गया कि दैट 20% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसमें मतलब यही कहा गया कि जो देखो शेड्यूल कास्ट होती है, ओबीसी वाले होते हैं, है ना, ऐसी वो एसटी वाले होते हैं, एससी वाले होते हैं, तो इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब जॉब्स में जो होता है ना, आरक्षण के बारे में आपने सुना होगा, तो इनको आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब कुछ सीटें जो हैं इन लोगों के लिए रिजर्व करनी चाहिए। ये मुद्दा उठा गवर्नमेंट की तरफ से, ये मुद्दा उठा। ठीक है, तो मतलब ये निर्णय लिया गया कि इट सेड दैट 27%, ये कहा गया कि 27% वैकेंसीज जो हैं सिविल पोस्ट पर जो है सरकारी भर्ती के लिए 27% वैकेंसी जो है इन लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए।
जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जैसे कि एसईबीसी हो गए। एसईबीसी इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट देर आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये उन लोगों के लिए है जो कि बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और ये जो बेनिफिट्स है इसका सिर्फ एससी वालों के लिए होगा और एसटी वालों के लिए होगा, मतलब यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनके लिए इसका बेनिफिट होगा, यानी 27% सीट जो है उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड एसईबीसी वॉज इंट्रोड्यूस। इसके बाद अब ये थर्ड कैटेगरी एसईबीसी जो है इंट्रोड्यूस हुई। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल फॉर दिस कोटा ऑफ 27% जॉब्स। वो पर्सन जो बैकवर्ड क्लासेस से आते थे वही सिर्फ जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, कम से कम 27% जॉब्स जो है उनके लिए होंगी। मतलब ऐसे करिए, जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं तो उसमें 27 सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी गई बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो बाकी की जो बचे वो जनरल के लिए हो गई। इस तरीके से हुआ। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस, और जो और लोग बचे हैं वो इस जॉब के लिए जो है कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई भी वो जो है कहते हैं ना कॉम्पिटिशन वगैरह वो नहीं दे सकते हैं। ये सीटें जो है उन लोगों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन ये डिसीजन लिया कैसे गया, अब डिसीजन मेकर्स के बारे में है कि डिसीजन कैसे लिया, कौन लेता है ये डिसीजन। इतने बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, इनको कौन लेता है। तो हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, इस मेमोरेंडम को जो इशू उठाता है इस मेमोरेंडम का, उसको डिसाइड कौन करता है। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इतना समझ में तो आ ही रहा है कि इतना सा ये बड़ा जो डिसीजन है इससे तो पूरी जनता जो है प्रभावित होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदे को इससे फायदा हो रहा है, तो बहुत लोग प्रभावित होंगे इससे। तो इतना बड़ा निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया कैसे गया है, ये लिया किसने है। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही व्यक्ति ने निर्णय ले लिया, इसके लिए बहुत बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। जैसे कि द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवनेस एंड पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। ठीक है, तो देखो वहाँ से ये था, ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठा होगा, वहाँ से उठा, सारी कैबिनेट में बैठकर निर्णय लिया गया, कैबिनेट से दूसरे ऑफिसर्स तक पहुँचा, ये है ना, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचा, ऑफिसर्स उसके बाद ऑफिसर तक पहुँचा, उसके बाद ये यहाँ तक आया पब्लिक सेक्रेटरी तक। डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरीज इन आवर कंट्री। क्या हम ये गैस कर सकते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए कौन कौन सी फंक्शनरीज हैं, कौन कौन से ये काम संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस प्रीवियस क्लास अबाउट सम ऑफ देम। आप जो है प्रीवियस क्लासेस में इनमें से कुछ के बारे में जान चुके हो। लेट अस गो आउट सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट यू कवर देन। आइए हम इसमें कुछ और मेन पॉइंट्स जो है उनको कवर करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑन द कंट्री। हमारे देश में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। अब स्टेट क्या है, देखो स्टेट के मैंने बताया था 3 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं स्टेट, इनसे मिलकर एक स्टेट बनती है ना। तो स्टेट का प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है स्टेट का, तो वही जो है वो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है हमारे देश की। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखो ये तो था प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है स्टेट का हेड। जो स्टेट होती है 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी। ऐसी प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, सरकार जो होती है हमारी। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंटल पावर, और जिसके पास सारी सरकारी पावरें होती हैं, मतलब सारी सरकारी ताकतें होती हैं, सॉरी। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। वो जो है अधिकतर डिसीजन जो है अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान लेते हैं। पार्लियामेंट में जो है मिनिस्टर बैठते हैं अलग अलग, उसमें कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट होती है, सारे मीटिंग्स बनती है, डिसीजन ली जाते हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। थर्ड है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस। अब पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में जो होते हैं प्रेसिडेंट होता है, साथ में प्रेसिडेंट ही वाला जो लिख रहा है ना, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड जो होता है प्रेसिडेंट वो होगा, और साथ में होंगे। और पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर को जो लोकसभा मेंबर्स की मेजोरिटी का सपोर्ट होना चाहिए। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी का सपोर्ट होता है। कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए, दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। ये जो मेमोरेंडम होता है ये कोई ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति ने भी ऑर्डर पास किया और ये हो गया, नहीं। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी चेन होती है, एक ऑफिसर्स की चेन होती है कि मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत है और कहाँ पर इसका अंत है, इस तरीके से एक चेन होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1970। अब हम ये देखेंगे कि सब शुरू कैसे हुआ था। जैसे कि भारत सरकार ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस में एक कमीशन जो है अपॉइंट किया था 1979 में। ये 1990 की बात है। ये कैसे, मतलब ये जो लेटर था ये कैसे वहाँ तक पहुँचा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास कैसे पहुँचा। तो 1979 में क्या हुआ था,
सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन पारित हुआ था, 1979 में बनाया गया था। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। इसको जो है कौन हेड कर रहा था? बीपी मंडल। Hence it was popularly called the मंडल कमीशन, इसीलिए इसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता था। It was asked the determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement। तो ये सिर्फ ये जो कमीशन बनाया गया था इसलिए बनाया गया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारे देश में वो कितनी हैं और कितनी ज़्यादा वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशनली हैं या नहीं है, सोशली और एजुकेशनली कितनी बैकवर्ड हैं वो, कितना नहीं है, तो उनको रेकमेंड करना, उनको आगे के लिए रेकमेंड करना कि भाई इनके लिए आरक्षण की शुरुआत की जाए, इनके लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया जाए। तो द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980 एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन। कमीशन ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की और 1980 में इसके लिए रिकमेंडेशन किया कि मतलब हाँ ये मुद्दा पास होना चाहिए। तो वन ऑफ दीज वॉज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें से यही था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए होना चाहिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। अभी जो रिपोर्ट और जो रिकमेंडेशन बनी ये सब पार्लियामेंट में बैठ कर डिस्कस की गई, ठीक है। पार्लियामेंट में बैठ कर जो है मिनिस्टर ने सबने डिस्कस की कि भाई ये रिपोर्ट बन के आई है, कमीशन ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि इतने जो 27% सीट्स जो हैं सिविल सर्विसेज पर जॉब में आरक्षित होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट में बैठ के इसका डिसीजन लिया गया, डिस्कस किया गया इसको। फिर फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंट्रीज एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन। कई सालों तक पार्लियामेंट में बहुत सारी पार्टीज़ ने, बहुत सारी जो पार्टीज़ थी, पार्लियामेंट्रियंस थे और जो पार्टीज़ थी उन्होंने सबने इस बात पर डिमांड रखी और कमीशंस को रिकमेंडेशन किया कि हाँ इनकी बात सही है, ये जो नियम है ये ऑर्डर जो है ये लागू होना चाहिए। देन केम द लोकसभा इलेक्शन इन 1989। उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए 1989 में। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड द पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। इसमें जनता दल का कहना था, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए 1989 में, तो जनता दल का कहना था कि अगर उन्होंने, जनता ने उनको वोट दिया, अगर वो जीत गए तो क्या वो थे जनता के सामने जो पार्लियामेंट में वो ये बात रखेंगे कि जो ये वो आरक्षण के लिए जो 27% सीट्स हैं वो रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या था, द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद जनता दल जो है गवर्नमेंट बन गई, जनता दल की सरकार बन गई। इट्स लीडर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और इसके जो लीडर थे वो थे वीपी सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर बने। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर। इनके बाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, मतलब इन्होंने फिर रिकमेंड किया कि हाँ ये वाला जो नियम है ये पारित होना ही चाहिए। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of the मंडल कमीशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे इन्होंने भी पार्लियामेंट में इस बात को एड्रेस किया, इस बात का अनाउंस किया कि जो ये 27% जो आरक्षण की मांग हो रही है ये सही है, मंडल कमीशन के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है ये बात बिल्कुल सही है, ये नियम जो है लागू होना ही चाहिए। ऑन 6 अगस्त 1990, 6 अगस्त 1990 को द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया और इस रिकमेंडेशन के लिए एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि हाँ ठीक लग रहा है, ये मतलब मुद्दा ठीक है कि हाँ इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ये नियम है जो है ये ऑर्डर है, इसको आगे भेजना चाहिए। तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में जाकर ये डिसीजन लिया। उसके बाद जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस थे, ठीक है, थ्रू अ स्टेटमेंट, उनके द्वारा ये जो है डिसीजन लिया गया, मतलब उसमें भी ये डिसीजन मुद्दा उठाया गया। हाउसेज जो थे, हाउसेज कौन से होते हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा और राज्यसभा। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। फिर ये डिसीजन जो था कैबिनेट में बैठ कर लिया गया, कैबिनेट के मंत्रियों ने डिसीजन जो था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर टू लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। उसके बाद क्या था, जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, डिसीजन का एक ड्राफ्ट तैयार किया। बाद में उस पर क्या हुआ था, कैबिनेट डिसीजन का मतलब कि हाँ कैबिनेट की मंजूरी है, इसमें ये जो है निर्णय पारित हुआ है, ये आगे जाना चाहिए। एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, और उसको जो है मिनिस्टर्स का अप्रूवल लिया कि हाँ सारे मंत्री इसको आगे चाहते हैं कि 27% जो आरक्षण की मांग हो रही है वो ठीक है। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। फिर एक ऑफिसर जो थे, जहाँ शुरू में दिखाया गया था ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास ये मेमोरेंडम आया था, ये मेमोरेंडम छपा, तो वहीं के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने ही फिर इस पर साइन किया। किस पे? मिनिस्टर्स के अप्रूवल पे उन्होंने साइन किया और ये जो है मेमोरेंडम तैयार हुआ। OM नंबर 36012-3190 वॉज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1990। इस तरीके से 1990 में जाकर ये पारित हुआ। तो देखो आप लोगों ने देखा कि कब से शुरू हुआ था और 1990 में जाकर ये पारित हुआ।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से एक व्यक्ति ने निर्णय लिया और एकदम से जैसे आज लिया और नेक्स्ट डे ही पारित हो, नहीं। तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़े प्रोसीजर होते हैं, बहुत लंबी चौड़ा वर्क करना पड़ता है, कई सारे इंस्टीट्यूशन बैठते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, फिर ऑफिसर्स तक ये बात पहुंचती है, फिर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट सब स्क्रीनिंग करते हैं, तब जाकर ये मेमोरेंडम तैयार होता है, फिर कोई चीज़ जो है जनता पर लागू की जाती है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशूज इन द कंट्री। इसके बाद जब ये पारित हुआ कि भाई 27% आरक्षण हो गया है SC/ST के लिए, तो अगले कई महीनों तक जनता में क्या था, इसके लिए डिबेट होने लगी, देश में बहस का मुद्दा छिड़ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मारपीट हुई थी, नहीं, लोग आपस में झगड़ने लगे, बहस करने लगे कि कुछ लोग कह रहे थे ये सही है, कुछ लोग कह रहे थे गलत है। तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू। न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन थे वो अलग अलग व्यूज से इस ओपिनियंस पर भरे पड़े थे। इट लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। ठीक है, जगह जगह इसकी वजह से क्या हो रहा था, आंदोलन छिड़ रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे और जगह जगह हिंसा फैल रही थी। सॉरी, पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोग इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जॉब प्रभावित हो रही थी, हज़ारों की तादाद में जो है जॉब प्रभावित हो रही थी। क्योंकि देखो जो लोग उन जॉब्स पर लगे हुए थे, 27% तो आरक्षण कर दिया था, तो बेचारे उन लोगों का क्या होगा जो जनरल में थे, है ना। इसकी वजह से क्या था, बहुत से जो SC/ST वाले होते थे, कुछ वैसे लोग भी होते थे जो भी आगे बढ़ जाते थे, जो कमज़ोर होते थे, पढ़े लिखे जो जनरल वाले जो लोग थे वो रह जाते थे, क्योंकि 27% सीटें तो आरक्षित थी ना उनके लिए। तो इस तरीके से कुछ लोगों को डिसीजन अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservation। कुछ लोगों को लगता था कि जो है देश में असमानता फैलाएगी। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। कुछ लोग सोचते थे कि देश में इतनी बुरी हालत हो रही है, बेरोजगारी वैसे ही फैली पड़ी है, उसमें से 27% आरक्षण भी कर दिया है, तो जॉब की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और देश में बेरोजगारी और ज़्यादा पनप उठेगी। और others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities। कि और लोग भी सोचते थे कि ये उनके लिए जो है उनको समान अवसर नहीं देगी जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग नहीं करते हैं। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, चाहे वो कितनी ज़्यादा क्वालिफाइड क्यों ना हो, लेकिन उनकी जॉब चली जाएगी। Some felt that this would perpetuate caste feelings among people and hamper national unity। कुछ लोग सोचते थे कि राष्ट्रीय एकता में भी ये बाधा बनेगी, क्योंकि इससे जो है जो राष्ट्रीय एकता में बाधा इसलिए बनेगी, लोग सोचेंगे भाई SC/ST वालों को तो रिजर्वेशन मिल गया है कि अब हम लोग तो बेकार हो गए, तो इससे आपस में झगड़े फैलेंगे। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन वॉज गुड और नॉट। हाँ, इस चैप्टर में हम जो है ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये डिसीजन सही था या गलत। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। हम सिर्फ इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े जो डिसीजन हैं वो लिए कैसे जाते हैं और ये कैसे देश में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि रिजर्वेशन सही था या गलत था। ठीक है, चलिए, हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब ये जो झगड़े फैल रहे हैं, आपस में लोग बहस कर रहे हैं, मुद्दा छिड़ गया है कि कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं गलत है, तो ये झगड़े निपटाता कौन है। यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। आप लोग जानते हो कि सरकारी जो डिसीजंस होते हैं उनमें अगर आपस में झगड़े फैल जाए, जनता में आक्रोश भर जाए, जनता में लगातार झगड़े होने लगे, तो इन झगड़ों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ले जाया जाता है। सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट। कुछ लोग जो होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं, ठीक है, तो वो जो कोर्ट में ना केस फाइल कर देते हैं। दे अपील टू द कोर्ट्स टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेशन। वो अपील करते हैं कोर्ट से कि इस ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसको स्टॉप किया जाए, उसको इनवैलिड माना जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बस्ट ऑल दीज केसेस टुगेदर। दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा सोहेनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारे केसेस चल जाते हैं, इस तरीके के लोग फाइल कर देते हैं, तो 100 से भी ज़्यादा केस फाइल हो जाते हैं। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, कुछ अलग मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, कुछ अलग मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही सारे केस जो थे, दिस केस वॉज नोन एज द इंद्र सोहानी एंड अदर्स, और दूसरे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस तरीके से बहुत सारे झगड़े जो थे सुलझाए गए। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेयर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड्स के कम से कम 11 जज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे। बाय अ मेजोरिटी द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड। उसके बाद सारे जजेस ने निर्णय लिया, जब दोनों साइड्स के जजेस बैठे, सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 11 जजेस बैठे, तो दोनों साइड के जजेस ने निर्णय लिया कि जो ये ऑर्डर जो पारित हुआ है ये वैलिड है। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई। उसके बाद ही उसी समय लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया कि गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स, कि जो ये निर्णय पारित हुआ है ना, जो रूल्स पारित हुआ है, ये लागू हुआ है,
तो ये है तो वैलिड है, लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट को कुछ सुधार करने होंगे, जैसे कि It's said that well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on 8 September 1993. मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये ऑर्डर तो वैलिड है, कि गवर्नमेंट ने जिसको लागू किया है ये अच्छा है, ये वैलिड है, इससे देश का फायदा होगा, लेकिन साथ ही उसका कहना यह था कि रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को ना मिले, जैसे बैकवर्ड क्लासेस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, कुछ जो है अमीर लोग होते हैं, रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा होती है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनको इसका फ़ायदा ना मिले, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो गरीब होंगे, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। बाकी के जो बैकवर्ड और SC ST लोग, कास्ट वाले लोग हैं, उनको ये फ़ायदा नहीं दिया जाएगा जो अमीर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दिस डिस्प्यूट दस केम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। तो क्या था, उसके बाद ये झगड़ा निपट गया, ये विवाद सुलझा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, और उस दिन से जो ये रूल्स जो था, ये जो है पॉलिसी जो थी फॉलो की जाने लगी। अब टॉपिक आता है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हम एक एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क्स करती है। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, सरकारी से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, बहुत सारे काम काज होते हैं, इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। एग्जाम्पल के जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है, नागरिकों को एजुकेशन प्रदान करती है, नागरिकों को हेल्थ प्रोवाइड कराती है। तो क्या होता है कि किस तरीके से कराती है, इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी दस रेस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इस ये क्या करती है, जनता से टैक्स को वसूल करती है, उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सारे काम काज करता है ना, जो हेल्थ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इस तरीके से पूरा जो है प्रोसेस चलता ही रहता है। दस रेस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च होता है, डिफेंस पे होता है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है चलते रहते हैं। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम। इससे क्या होता है, बहुत सारे जो है वेलफेयर स्कीम भी बनती हैं, चलती हैं। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन। कुछ जो लोग को ये एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, कुछ को ये एक्टिविटीज़ खराब लगती हैं। If disputes arise on this decision or on their implementation, there should be someone to determine what is right and what is wrong. जब इस तरीके के झगड़े आपस में फैलने लगते हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें मतलब इस झगड़े से बाहर निकाले, कि हाँ कहे कि हाँ भाई ये बात सही है। It is important that everyone should know who is responsible for doing what. ये तभी संभव है जब हर कोई जाने, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए कि क्या सही है और क्या गलत, हर कोई पहचाने कि हाँ भाई ये चीज़ तो सही है, हाँ ये होनी ही चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन की पोजिशन चेंज। सो टू अटेंड द ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी। इसीलिए सारे जो है डेमोक्रेसीज में जो है इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए सारे इंस्टीट्यूशन चलाए गए हैं। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, उन सब में जो इंस्टीट्यूशन जो है अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, इन्हीं को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी किस तरीके से कामकाज कर रही हैं, है ना, कि आपस में जो काम का जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मुझे एक रोड बनानी है, दूसरा वाला कह रहा है भाई मैं तो नहीं बनाने दूंगा, तो आपस में दोनों में झगड़े फैले ना इस चीज़ के लिए, तो इसको निपटाने के लिए तो कोई होना चाहिए। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन वर्क करती हैं। A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. एक डेमोक्रेसी तभी वर्क करेगी जब ये इंस्टीट्यूशन जो है अच्छे से काम काज करें। The constitution of any country lay down basic rules on the powers and functions ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक देश का संविधान तभी डेमोक्रेटिक बन पाएगा जब उसके इंस्टीट्यूशन जो है अच्छे से वर्क करें। इन द एग्जाम्पल एबव वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एडवर्ब। ऊपर की साइड हम देख चुके हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो है किस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर कैबिनेट के मंत्री हो गए, ये सब भी तो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, है ना, किसी भी मुद्दे पर अगर डिसीजन लेना है तो पार्लियामेंट में कैबिनेट पर बैठ कर बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है इंस्टीट्यूशन हो गए। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। सिविल सर्वेंट्स जो है साथ साथ वर्क करते हैं, जैसे कि, तो वो भी जिम्मेदार है कि कैसे कोई डिसीजन जो है मिनिस्टर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे हम उसे मिनिस्टर तक पहुंचाएं, उसको आगे इम्प्लीमेंट करें, तो ये भी इंस्टीट्यूशन हो गए। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड।
सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्या होता है, झगड़े निपटाए जाते हैं नागरिकों के और गवर्नमेंट के बीच में। जो जब गवर्नमेंट अगर गलत काम कर रही है तो उस पर भी केस लगाया जा सकता है। नागरिक जो होते हैं उस पर केस लगा देते हैं, उस पर केस फाइल कर देते हैं, कोर्ट्स में केस चला देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो ये झगड़े सुलझाता है, तो वो भी इंस्टीट्यूशन ही है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल? क्या आप इस एग्जाम्पल के अलावा भी कुछ और इंस्टीट्यूशन बता सकते हो? व्हाट इज देयर रोल? उनका रोल क्या है? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी। किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना ईजी नहीं है ना। तो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, हमें उनका जो है कहना मानना होगा, क्योंकि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन के तहत काम कर रहे हैं तो हमें उनके आगे का पालन भी तो करना होगा। तो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमेटीज एंड रूटीन्स। इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स होते हैं, कमेटीज होती हैं और रूटीन्स होते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है, कोई निर्णय अगर लिया जा रहा है तो उसमें डिले होती है। तो लेकिन क्या है, अगर किसी काम को करने में देर हो रही है तो इसका ये थोड़ी ना है कि वो खराब होगा, हो सकता है वो अच्छा हो जाए। तो सब मिलजुल कर जब एक साथ वर्क करते हैं तभी तो डिसीजन अच्छा लिया जाएगा। मान लीजिए मुझे कोई काम नहीं आ रहा है, अगर मैं किसी और की राय से लूँगी वो काम करूँगी तो अच्छा कर पाऊंगी, है ना। सोचूंगी अगर भाई इसने मुझसे नहीं आता उससे पूछ लो, उससे नहीं आता उससे पूछ लो। तो सब जब मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे तभी तो काम अच्छा होगा। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन चलती हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। जब हम कई बार क्या होता है, हम जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम उनके रूल्स और रेगुलेशन नहीं मान पाते, तो इंस्टीट्यूशन के साथ डील करना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग। लेकिन इसमें एक फ़ायदा यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है सारे निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है। जब सब मिलजुल कर डिसीजन लेंगे बिना किसी रूल्स के, प्रोसीजर्स के और मीटिंग्स के तो बहुत अच्छा होगा। मतलब सब मिलजुल कर मीटिंग्स हों, प्रोसीजर्स हों और रूल्स बनाए जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अगर बिना किसी रूल्स के, प्रोसीजर्स के और मीटिंग्स के सब ले जाएगा तो हम नहीं ले पाएंगे, अगर अकेले करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो मिलजुल कर वर्क करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सब अगर मिलजुल कर काम ना करें तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ठीक है। डेमोक्रेसी में तो यही सिखाते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें। जनता की सरकार होती है उसमें, ऐसा नहीं है कि भाई एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो उसमें डेमोक्रेसी हुई, नहीं। डेमोक्रेसी में सबका मिलजुल कर काम करना होता है। सम ऑफ द डिलेस एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। देर हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी काम को करने में अगर देर हो रही है कोई बात नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं मिलजुल कर काम करने में, लेकिन फिर भी वो जो है फायदेमंद होती हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। इससे क्या होता है, लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार होता है जो कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए आत्मनिर्भर बनाता है। उससे जो है निर्णय अच्छे से लिए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मेक इट, जो संस्थाएं होती हैं, मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो कठिन से कठिन डिसीजन लेने के लिए, जो उसमें क्या होता है, कठिन से कठिन डिसीजन भी जो है बहुत जल्दी से लिया जाता है। मतलब जो सब मिलजुल कर लेते हैं वो निर्णय अच्छा होता है। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन। सिर्फ अकेले रहकर बैड डिसीजन लेने से अच्छा है सब मिलजुल कर एक अच्छा डिसीजन ले। दैट्स वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, संस्थाओं पर जोर दिया जाता है कि संस्थाएं जो मिलजुल कर काम करें, जो मतलब जो वर्क हो वो मिलजुल कर हो, सब संस्थाएं मिलजुल कर काम करें। इसी से जो देश में डेमोक्रेटिक शासन होगा, देश हमारा डेमोक्रेटिक माना जाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसीलिए इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।